What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो भाई आज की क्लास में हम अपने अकाउंटेंसी के ही चैप्टर 4 विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसी चैप्टर के आज लास्ट टॉपिक विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को खत्म कर देंगे एंड आज उसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मेक श्योर कि आप एंड तक देखना, तभी वीडियो समझ आएगी कि क्या इस लेक्चर में या इस वीडियो में आज पूरी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो, पुराने हो तो लाइक कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी देख लेना कि वो ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो एक घंटे का बटन होगा उसको भी दबा देना, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो अब ये सब बात हो गई है तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, उस टॉपिक को आगे समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब कि हम जब एसेट्स की दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं एंड रीअसेसमेंट जब हम लायबिलिटीज को दोबारा से चेक कर रहे हैं कि लायबिलिटीज की वैल्यू अभी के सिनेरियो में क्या चल रही है। तो ये हमारा इसका मेन मतलब होता है। अब हम ये करते क्यों हैं ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये जान जाएंगे कि करते क्यों है तो कैसे करना है वो भी हम समझ सकते हैं इजीली। तो अब इसका जो वाई है कि हम वाई डू वी रीवैल्यूएट एसेट्स और रीअसेस द लायबिलिटीज, वो यही है क्योंकि जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन में गई है, मतलब जब फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे एसेट्स की वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू से कुछ ना कुछ अलग होगी। या तो हमने कुछ एसेट्स कम कर दिए होंगे या फिर कुछ एसेट्स बढ़ाए होंगे। लायबिलिटीज में भी सेम यही केस होगा, या तो बड़ी होंगी या तो कम हुई होंगी। तो अब इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की दोबारा से उसको वैल्यूएट करते हैं कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से पहले, मतलब जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है उस दिन पे हमें कितनी वैल्यू रखनी है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं एंड ये सेम केस लायबिलिटीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए हमारा जो मेन अकाउंट बनता है, लेजर अकाउंट, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की कैसे बनता है। अगर हम अपनी डेबिट साइड की बात करें तो अगर एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है या फिर लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम हमेशा उसको डेबिट साइड में रखेंगे एंड इसका वाइसा वर्सा कि अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मतलब है। अब अगर हम जर्नल एंट्रीज की तरफ भी देखें, क्योंकि हमें जर्नल भी पता होने चाहिए, तभी भैया हम आगे अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर मुझे जर्नल भी आते हो। अब सबसे पहली जो मेरी जर्नल एंट्री है वो है कि अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर आपकी लायबिलिटीज सेम सिचुएशन में डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंड अगर हम बात करें कि कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके सामने तुरंत आ जाती है तो क्या करना है, तब भी एंट्री वही है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंड अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपके सामने आ गया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि जब आप रिवैल्यूएट कर रहे हो चीज़ों को तो प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉसेस होंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की सारे पार्टनर्स के बीच में, तो आ जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं। अगर हम लॉस की बात करें तो एंट्री है मेरी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये कुछ सिंपल हमारी जर्नल एंट्रीज है जिनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इस टॉपिक को लेके और बेटर अगर अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है या फिर हमें एक लेवल पे पहुंचना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं या एग्जाम में हम इस चैप्टर के अंदर मार्क्स ला सकते हैं, तो भैया हमें अब क्वेश्चन भी करके देखना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन करे अकाउंट्स में कुछ भी समझ नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तो वह वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है इसमें। हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझा दूंगा कि क्या क्वेश्चन में था। ठीक है, तो पॉज करके थोड़ी देर के लिए पढ़ लो इस चीज़ को।
चलो ठीक है, अगर तूने पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा तो भैया हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन भी ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो भाई अब सोल्यूशन 1 देखना स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन 1 है क्या एक्चुअली में। तो पहले तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई 3 पार्टनर्स है XYZ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। उसके बाद उनकी पुरानी बैलेंस शीट्स दे रखी हैं एंड कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं फर्दर। और उसके बाद क्या कहा गया है कि पार्टनर्स एग्री, अब पार्टनर्स ने ये एग्री किया कि भैया एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज्ड वैल्यू लिखी जाए एंड उनको रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन जनरल रिजर्व्स को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ठीक है, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 है 4:3:2। तो ये उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, तो भाई अब शुरू करते हैं। और क्वेश्चन ने कहा क्या है कि आपको नेसेसरी एंट्रीज करनी है इन दी बुक्स ऑफ फर्म ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे जो जो एंट्रीज आपको करनी होती है वो आपको करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी जर्नल से। सबसे पहले तो जर्नल हमारा बनेगा 2015 का ही, 2015 का ही जर्नल बनेगा मेरा। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब ठीक है, ज़्यादा ही हो गया, अब ठीक है ये। तो सबसे पहली जो मेरी जर्नल एंट्री होगी वो होगी जितने भी मेरे एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं। अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज हो, अगर मेरी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं या फिर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पहले उसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा एंट्री ख़त्म करते हैं पहले। तो पहली एंट्री तो मेरी भाई यही हो गई, और नरेशन के लिए भी जगह छोड़ ही देते हैं। तो पहली एंट्री में मेरा था कि स्टॉक्स की जो वैल्यू है, अगर हम थोड़ा क्वेश्चन में ही देखें, स्टॉक्स की वैल्यू 1,10,000 हो गई है और पहले उसकी वैल्यू थी 1,20,000, मतलब स्टॉक 10,000 से कम हो गया। अगर हम मशीनरी की बात करें, मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा 10% का। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू भी ऑब्वियसली कम होगी। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की आपको बनाना है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज़ अ लायबिलिटी, वो आपकी इंक्रीज हो रही है, वो भी 5% है। सो कर देते हैं एंट्री भाई, इनकी अमाउंट लिख देते हैं। स्टॉक में 10,000 का कमी है, हमारा जो मशीनरी है उसमें 10% का डेप्रिसिएशन है विच इज़ 15,900, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में मेरा 2500 विच इज़ 5% का मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन जाएगा। ठीक है, अब इन सब का टोटल विच इज़ 28,400, इसको भी लिख दो। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकेंड एंट्री पे, वो भी April 1 को ही हो रही है, तो डेट लिख देते हैं। अब एंट्री भी करते हैं। एंट्री में क्या क्या है, अब यहाँ मुझे वो सारी एंट्रीज करनी है जहाँ पे मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई कौन सी एंट्री पहले करनी है, कौन सी एंट्री बाद में करनी है। कंप्लीटली ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई कौन सी एंट्री करोगे, कौन सी एंट्री पहले करोगे, कौन सी एंट्री बाद में, क्योंकि दोनों एंट्री करनी है तुम्हें। मैंने पहले भैया लायबिलिटी को, पहले मैंने वो वाली एंट्री की, अब मैं करूँगा जहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है। तो एंट्री कर देते हैं सीधा। तो ये रही आपके सामने भैया एंट्री कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये चीज़ें आई कैसे, अब बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 20% एप्रिसिएट हो रही है, मतलब भैया वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स को लेके क्या लिखा है कि 3,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब बढ़ने नहीं वाले, डिक्रीज होने वाले हैं। तो भैया निकाल लो 20% पहले, तो 20% होगा आपका 40,000, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से 3,000 की वैल्यू कम हो रही है और टोटल हो गया 43,000। ठीक है, अब आते हैं अपनी तीसरी एंट्री पे, ये भी April 1 को ही होगी। अब जितना भी हमारा प्रॉफिट है या लॉस जो भी हमारा आया है उसको हमें निकालना है एंड उसको पार्टनर्स को बांट देना है। ठीक है, तो पहले एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री तो अपनी यही होगी भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको अभी नहीं निकालेंगे, उसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो उसको लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू बाद में निकालते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वाली एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है भाई, नेक्स्ट एंट्री जो है वो भी April 1 को ही होगी। अब जिसके बाद की एंट्री होगी उसमें जितना भी आपके जो
रिजर्व्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यहाँ पे जर्नल रिजर्व दे रखा है एंड जर्नल रिजर्व को हमें बांटना है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आप जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अगर नहीं कर सकते, लेकिन हमें अब इसकी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर ही हमारी वैल्यू निकलेगी आगे कि कितना मुझे जर्नल रिजर्व देना है, कितना नहीं देना। ठीक है, तो वो पहले निकालते जाते सीधा अपने वर्किंग नोट्स पे। तो भाई अपना वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। वर्किंग नोट जो मेरा पहला है वो क्या कहता है कि मुझे गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या फिर उनका शेयर निकालना है। तो वही ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम गेनिंग की बात करें, जो मेरा ओल्ड है, ओल्ड क्या क्या दे रखा है, अगर हम ओल्ड शेयर की बात करें तो x, y और z का ओल्ड शेयर कितना दे रखा है 3/8, 3/8 और सॉरी z थोड़ा बेकार सा बना है, अरे यार ये क्या है 2/8। अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू जो शेयर निकल के आ रहा है वो है 4/9, फिर 3/9 और 2/9। अगर हमें गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग, अगर हमें गेन या फिर सैक्रिफाइस निकालना है तो वो निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू। तो इस सिचुएशन में हमारा x का आ जाएगा -5/72। एलसीएम निकाल के देख लेना यार, ये 3/72 पॉजिटिव का, एंड z का आ जाएगा 2/72। अब इस सिचुएशन में ये हमारा गेनर है और ये दोनों हमारे सैक्रिफाइजर हैं। ठीक है, अब इसी रेशियो में हमें जो जर्नल रिजर्व है उसको भी बांटना है, तो उसको भी बांट देते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं, जर्नल रिजर्व को, वो भी सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो के अंदर। तो मेरा एंट्री क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब यहाँ पे गेनर कौन है, x, तो एंट्री कर देते हैं पहले। अब x इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y इज कैपिटल अकाउंट टू z इज कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री में अमाउंट कितनी कितनी आएगी, भैया हमारा जर्नल रिजर्व था 36,000 का, उसको बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, तो ये है 5/72। फिर सेम इनका भी 36,000, इसका भी 36,000, इसको भी बांट दो उनके रिस्पेक्टिव रेशियोज में जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाला है। ठीक है, नरेशन भी इसकी अपने हिसाब से जो आपको सही लगती है वो लिख देना, बल्कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इन सब एंट्रीज की नरेशंस क्या क्या होंगी। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है, कौन नहीं बता पाता, कौन कैसे कितना सही बता पाता है। ठीक है, अब जब हम अमाउंट निकालेंगे तो x का आएगा 2500, y का आएगा 1500 एंड z का आएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिजर्व की एंट्री भी खत्म हो गई। अब इसके बाद बस एक और एंट्री बचती है, वो भी हम दे देते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स को तो या रिजर्व्स को बांट दिया, अब हमें लॉसेस को भी बांटना पड़ेगा, एंड यहाँ पे लॉस भी दे रखा है। ठीक है, तो उसको बांट देते हैं। हमारा लॉस क्या दे रखा है भाई, लॉस दे रखा है आपको सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि डेफर्ड रेवेन्यू है। तो अब इस डेफर्ड रेवेन्यू को भी बांट दो। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी, जो एंट्री होती है अपनी सिंपल ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, तो वो वाली एंट्री भी कर लेते हैं। तो ये रही आपके सामने एंट्री। अमाउंट को भी बांट देते हैं। हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 4000 का, एंड अब उनको उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कोई भी नया नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लॉसेस को बांटेंगे। एंड तो आ गया मेरा 1500 एंड 1000। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। अब जरा रिवैल्यूएशन भी देख लेते हैं वो कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो ये रहा भाई आपके सामने रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं। पहले अपने क्रेडिट साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में तो भाई बाय बिल्डिंग अकाउंट एंड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं। एक तो मेरी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, एंड जो मेरी लायबिलिटी है क्रेडिटर उसकी वैल्यू कम हो रही है।
तो वो हमेशा हमारा क्रेडिट साइड में ही आता है। बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से बढ़ रही है एंड मेरे क्रेडिटर की वैल्यू 3,000 से कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड तो कंप्लीट हो गया। अब जरा डेबिट साइड की तरफ भी आ जाते हैं। अब अगर हम अपने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में देख रहे हैं तो भाई सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक, मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी 10,000 से, वैल्यू लिख दो। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी, डेप्रिसिएट हो रही थी 15,900 से, मतलब 10% ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड मेरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो मेरे बढ़ रहे थे 2500 से। ठीक है, अब दोनों साइड को इक्वेट करो तो यहां से इक्वेट करके पता चल रहा है कि भैया हो रहा है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को बांट दो। प्रॉफिट्स के लिए भी एंट्री हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो वाली एंट्री भी कर लेते हैं। इक्वेट करके पता चला कि भैया जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 14,600। अब इस प्रॉफिट को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3/8, 3/8 और 2/8 में बांट दो। ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा भैया? अगर हम x की बात करें उसको मिलेगा 5,475। मेरे y को भी उतना ही मिलेगा 5,475 एंड z को मिल जाएगा 3,650। ठीक है, अब इक्वेशंस को कर दो इक्वेट। 43,000 एंड 43,000। ठीक है, अब यहां से जो मुझे प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई, अब इसको मुझे अपनी उस जर्नल एंट्री में पोस्ट कर देना है जहां पे प्रॉफिट्स मैंने एंट्री करी थी। ठीक है, ये रहा वो जर्नल एंट्री। अब यहां पे भी प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन में है 14,600 एंड यहाँ पे प्रॉफिट जाएंगे 5,475, 5,475 एंड 3,650। ठीक है, अब एट लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन बनाना, जर्नल एंट्रीज करना, ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रिवैल्यूएशन का पूरा अकाउंट नहीं बनाना, वो सब फालतू की चीजें नहीं करनी, आपको जस्ट इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी सब जो है वो आपको खुद से एज्यूम करके सारी चीजें करनी है, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉपर जर्नल नहीं बनाने, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। और वो भी किस सिचुएशन में? जब आप एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हो या फिर आप लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में अब क्या करें? तो वैसे अगर सिचुएशन आ जाए तो एक एडजस्टमेंट प्रॉपर का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को हम देखते हैं आगे, क्योंकि इसमें भाई कुछ थ्योरी या कुछ समझाने लायक है नहीं, सीधा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब इसका भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो ये वाला क्वेश्चन भी भाई पॉज करके एक बार पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या है, कि भाई 2-3 पार्टनर्स हैं और जो भी चीज़ें हो रही है बस आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। ठीक है, इसको भी हम सीधा सॉल्यूशन के टाइम पे ही समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या है एंड कैसे हम आगे बढ़े और कैसे हम एक्चुअली अपने डिजायर रिजल्ट की तरफ पहुंचे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अपने क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 2 कह रहा था कि भाई 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर फ्यूचर में वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने वाले हैं अपने प्रॉफिट्स को, वो भी फ्रॉम द इफेक्ट 1 अप्रैल 2018 वो है 2:3:5। ठीक है, अब आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, लेकिन एडजस्टमेंट हो रही है, आपकी रिवैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की और लायबिलिटीज की भी रीअसेसमेंट हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद कुछ अमाउंट्स भी दे रखी हैं, वो तुमने भाई क्वेश्चन पॉज करके पढ़ ही लिया होगा कि क्या क्या थी। ठीक है, अब सीधा सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नेट रिवैल्यूएशन या नेट, अब जो मेरा स्टेप 1 है, पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन
ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है भाई, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो वो ऐड होगा, ऐड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और कितनी वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 50,000। ठीक है, वो पोस्ट कर दो। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो ये होगा माइनस, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो रही है कम 10,000 से, उसको कर दो माइनस। उसके बाद क्या है आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, एंड अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती तो वो होते ऐड। $5,000 ऐड हो गया, एंड आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो वो होंगे माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं वो भी 15,000 से, तो 15,000 होगा माइनस। अब भैया नेट इफेक्ट निकाल लो, कितना निकल के आ रहा है, ₹30,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेट इफेक्ट निकल के आ गया, तो हम आते हैं अपने स्टेप 2 पे। अब जो स्टेप 2 कह रहा है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर। आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वो होगा ओल्ड माइनस न्यू। पहले ओल्ड शेयर लिख लेते हैं, और पार्टनर्स है मेरे ए, बी और सी। ए का कितना शेयर है 5/10, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। अगर हम न्यू की बात करें, न्यू कितना निकल के आ रहा है भाई, इसका है 2/10, इसका तो 3/10 का 3/10 ही, और इसका हो जाएगा 5/10। ठीक है, अब अगर हम निकालते हैं अपना गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग, अगर अपना गेन या फिर सेक्रीफाइस निकालते हैं, वो होगा ओल्ड माइनस न्यू। तो इस सिचुएशन में मेरा ए आ जाएगा 3/10, बी आएगा 0 और ये आएगा माइनस का 3/10। अब इस केस में ये तो भाई नील है, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये तो नील है, इसको कुछ नहीं मिलेगा, बच गए हमारे ये दो। अब इस सिचुएशन में ए जो है मेरा वो होगा सैक्रिफाइजर, या फिर वो सैक्रिफाइस करेगा और ये गेन करेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है मेरा स्टेप 3, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये कैसे निकलेगा, हमने जो भी एडजस्टेड वैल्यू निकाली है, अपनी नेट रीवैल्यूएशन की जो वैल्यू निकाली थी स्टेप 1 में, उसको हमें डिवाइड करना है ए और बी के लिए। तो ए के लिए, बी के लिए तो 0 है, एंड सी के लिए, ए के लिए जो वैल्यू है वो है 3/10 इंटू 30,000, और सी के लिए भी वही वैल्यू है 3/10, मतलब उसका जो सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर है, इंटू नेट इफेक्ट वैल्यू। तो भाई दोनों के लिए 9,000 आ गया। ठीक है, अब आता है मेरा फाइनल स्टेप विच इज स्टेप 4। बस 4 स्टेप का ही ये क्वेश्चन है, 4 स्टेप में क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाता है। तो अब यहां आएगा आपको एंट्री करनी पड़ेगी पोस्ट, और एंट्री क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो वो एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। तो ये रही आपके सामने एंट्री, गेनर टू सैक्रिफाइजर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डाल दो भैया 9,000, और नरेशन अपने हिसाब से डाल देना कि आपको क्या डालनी है। ठीक है, तो यहां हमारा क्वेश्चन 2 भी खत्म होता है। एंड अब इसके बाद एक टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, क्योंकि यही चीज आपकी एडमिशन में भी है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके बाद रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, तो वहां पे हम देखेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बैलेंस शीट को लेकर। और इस चैप्टर में इतना ही रखेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा एक समरी भी देख लेते हैं इस चैप्टर में। आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने आज की वीडियो में मेन एक ही टॉपिक डिस्कस किया, वो था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब इसको हमने डिस्कस किया, इसके हमने कुछ अकाउंट्स भी देखे, मतलब मेनली हमने इसका एक अकाउंट देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज भी देखी कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं।
फिर हमने दो तरह के अलग क्वेश्चंस देखे, एक में जिसमें आपको रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज और फिर रिवैल्यूएशन भी बनाना है। हमने सेकंड जो क्वेश्चन देखा वो जिसमें था कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, आपको बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके ही खत्म करना है पूरे क्वेश्चन को। तो हमने वो वाला क्वेश्चन भी देखा। एंड बैलेंस शीट के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम इसको एडमिशन वाले चैप्टर में या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ में ही देखेंगे, अभी यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। एंड भाई अगर यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर देना वीडियो पे, शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपके सर्कल में, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, मेरे भी सब्सक्रिप्शन बढ़े। एंड अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन, मेक श्योर कि बेल नोटिफिकेशन ऑन ही हो आपकी। भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, ऑफ रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, फ्री का माल है भाई, आपका भी, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए थोड़ा फ़ायदा है, तो ये चीज़ कर देना बस। और अगर कुछ भी डाउट है भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इससे पहले की वीडियो से रिलेटेड, इससे पहले के चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉमर्स के, तो भाई कमेंट ज़रूर करना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना, नीचे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सबके लिंक्स भी गिवन है, जाके फॉलो भी कर देना थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मेरी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। एंड वहाँ पे अगर यूट्यूब पे नहीं कमेंट लिख पा रहे तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे ही मुझे कमेंट कर देना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम कर देना मेरे को। ठीक है, तो अब वीडियो को फाइनली ख़त्म करते हैं। Stay safe, stay healthy, stay learning, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.